जब से आपने आरएलपी छोड़ी है तब से आपकी नागौर के सांसद हैं, उनसे कोई बातचीत हनुमान बेनीवाल से होती है या नहीं? युवाओं के लिए इस बजट में क्या क्या आया, आपको क्या लगता है? कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही आर्थिक रूप से कमजोर क्यों ना हो, इलाज की वजह से उसकी जान नहीं जानी चाहिए। एक राजनीतिक दल के तौर पे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं और मुझे नहीं जाना है। इस पार्टी 5 साल में जो नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में करके दिखाया और आने वाले 3 साल में उनसे और ज्यादा बेहतर करके दिखाएंगे। हम इतनी गुंजाइश तो जरूर रखेंगे कि कभी किसी मोड़ पे हम मिले तो हमारी आंख से आंख मिला के हम बात करने की स्थिति में रहें। ये बजट प्योरली आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने वाला बजट था और आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ जो हमारे पिलर हैं जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, युवा है, महिलाएं हैं, जो मेन पिलर हैं, सड़कें हैं, पीएचडी है, उन सभी पे एग्रीकल्चर पे 1,19,000 करोड़ रुपए अकेले एग्रीकल्चर पे खर्च होंगे। राजस्थान का जो बजट है वो 6,11,000 करोड़ बजट है, जो पिछली दफे से लगभग 8% ज्यादा बजट है। ऐसा क्यों है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को लोग छोड़कर दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं? आपको लगता है कि खेजड़ी बच जाएगी और सोलर पार्क बनेंगे? आज ही मैं यही तो कह रहा हूँ कि विकास और विरासत दोनों को संजोने की जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं भूमि हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल हिंदुस्तान। हमारे साथ महिपाल महिला जी हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आरएलपी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया और प्रदेश प्रवक्ता के रूप में उनको चुना। सबसे पहले तो महिपाल जी आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके आने वाले भविष्य के लिए, जिसने आप पर भाजपा ने आपको और आपने भाजपा पर, दोनों ने जो विश्वास जताया है, बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आज आप पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठे हैं और इतने बड़े राजनीतिक दल में एक सामान्य घर का बच्चा वो एक स्टेट स्पोक पर्सन के रूप में एक जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है पार्टी में काम करके, संगठन में और शीर्ष नेतृत्व का लगातार माइक्रो लेवल पे हमें मॉनिटरिंग भी करता है पूरा शीर्ष नेतृत्व है और सपोर्टिव भी रहता है और पार्टी स्पोक पर्सन के नाते बहुत अच्छे तरीके से पार्टी में जो जिम्मेदारी दी उसको निभाने का एक प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्या वजह रही जो आपने आरएलपी छोड़ी और उसके बाद आप बीजेपी में ज्वाइन हुए? जनता भी ये जानना चाहती है कि महिपाल जी का इतनी जो ये कहेंगे कि मूवमेंट हुआ है आरएलपी से बीजेपी, क्या वजह रही? भूमि जी, मैंने आज नहीं छोड़ा है। जिस राजनीतिक दल की आप बात कर रहे हैं उसको मैंने 2022 में छोड़ दिया था, वो मेरा पास्ट था। और जब आप कहीं बहुत मन लगा के काम करते हैं, आज आप बोल हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में बड़े मन के साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपका किसी बात को लेके मन भेद हो जाए, आप अलग हो जाएंगे। तो मैंने जहाँ काम किया वहाँ 100% ऑनेस्टी के साथ काम किया। हमारा मन था, फिर मन खट्टा हुआ, अलग अलग रास्ते हो गए और आज जिस दल में है वहाँ बड़ी डेड ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। मेरा 100% दे रहा हूँ, उस राजनीतिक दल में दे रहा हूँ और पार्टी ने मुझे 2 साल हो गए, लगभग 2023 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, तो पार्टी ने मुझे समझा भी, जाना भी, मेरी ऊर्जा जो मैंने पार्टी में लगाई है, तो पार्टी ने बड़ा जांच परख के मुझे जिम्मेदारी दी और इस उत्तरदायित्व को मैं मजबूती से निभाने का प्रयास करूंगा। मेरे शीर्ष नेतृत्व को भी मैंने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है। जब से आपने आरएलपी छोड़ी है तब से आपकी नागौर के सांसद, उनसे कोई बातचीत हनुमान बेनीवाल से होती है या नहीं? नहीं मैम, कभी नहीं होती। कभी नहीं होती? नहीं, कभी नहीं होती है, किसी मामले में नहीं होती और हम कभी मिले भी नहीं। उसके बाद से कभी नहीं मिले आप? 2022 के बाद से कभी नहीं मिले। आपने आरएलपी के लिए क्या? दिन तक मुझे सोशल मीडिया पे बधाई संदेश जैसे भी उनके तौर तरीके उस रूप में भेजते रहते हैं। ठीक है, खैर वो हमारे भाई हैं, उनकी एक पीड़ा है, मैं समझ सकता हूँ। उनको ये लग रहा है कि मुझे उस जगह होना चाहिए था, तो बस ठीक है, वो ट्रोलिंग करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, बाकी हमारी कभी मुलाकात नहीं। अच्छा, ट्रोलिंग करते हैं वो? हमारे भाई हैं, क्यों नहीं करेंगे? जब वो आत्मीयता से हमसे जुड़े हुए हैं, उनको ये लगता है कि महिपाल जी को जहाँ होना चाहिए था उनकी भावना के अनुरूप वहाँ नहीं है, तो वो करेंगे, उसमें क्या है? ऐसा क्यों है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को लोग छोड़कर दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं? मैं नहीं कह सकता मैम इसमें कुछ भी। मैं मेरी कह सकता हूँ, मैं जिस राजनीतिक दल में हूँ उस दल की बात कर सकता हूँ, मेरे विजन की बात कर सकता हूँ, मेरी कार्यशैली की बात कर सकता हूँ। जिस दल में मैं हूँ ही नहीं, वहाँ लोग क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, उस पर मैं कोई मनभेद हो जाते हैं जी। तो ऐसे क्या मनभेद हो गए थे? हो गए, वो बहुत पुरानी बातें हैं, वो बड़ी पुरानी बातें हैं और उन बातों को ज़्यादा कोरे देंगे तो कुछ निकलेगा नहीं।
खैर बजट आया है राजस्थान में। दिया कुमारी ने जब वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा की तो युवाओं के लिए बता रहे हैं कि अब राजस्थान में ऐसे युवा होंगे जो कि रोजगार देंगे। लेकिन यहाँ पर विपक्ष तमाम तरह की बातें कर रहा है। वो कह रहा है जब युवा पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब युवा खुद ही नौकरी लिटरेट नहीं होंगे तो वो कैसे दूसरों को रोजगार देंगे। लोग हंस रहे हैं इस बात पर, आप इसको कैसे देखते हैं? भूमि जी, लोग नहीं हंस रहे हैं, विपक्ष हंस रहा है। और विपक्ष हंस नहीं रहा है, विपक्ष जो है उकताया हुआ है कि विपक्ष कहे तो क्या कहे। अच्छे बजट पे विपक्ष की कभी अच्छी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं आएगी कि उनको ये लगता है कि हम ही यदि तारीफ कर देंगे तो फिर जनता ये सोचेगी कि यार वाकई में बजट तो बहुत अच्छा है। तो विपक्ष ये मानता है कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कितना ही अच्छा बजट क्यों ना आए, हमें सिर्फ बुराई करनी है, हमें उस बजट की लिए कोई अच्छी उसमें चीजें निकाल के नहीं बतानी है। और बजट 11 फरवरी को 11 बजे माननीय दिया कुमारी जी ने 2.5 घंटे बजट पढ़ा, लगभग 2 घंटे 54 मिनट बजट पढ़ा गया था। 10:30 बजे भी आप किसी कांग्रेस के नेता की आप प्रतिक्रिया लेते तो उसका यही बयान आता जो उसने 2 बजे या 2:30 बजे बयान दिया था। कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनकी पुरानी नीति है। और 2025 में भी वही सब थे, 26 में भी हैं, 27 में भी वही रहेंगे। एक्चुअली कांग्रेस ये मानती है कि यदि बजट की तारीफ या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों की तारीफ हम करेंगे तो जनता में हमारा मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, ये कांग्रेस का मानना है। पर जनता इससे उल्टा मानती है कि यदि अच्छी चीजें हैं और सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दल जनता के हित के लिए कुछ अच्छे फैसले लेते हैं तो विपक्ष को भी उनकी तारीफ करनी चाहिए। युवाओं के लिए इस बजट में क्या क्या आया, आपको क्या लगता है? भूमि जी, युवा नहीं, ये बजट प्योरली आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने वाला बजट था। और आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ जो हमारे पिलर हैं, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, युवा है, महिलाएं हैं, जो मेन पिलर हैं, सड़कें हैं, पीएचडी है, उन सभी पे एग्रीकल्चर पे 1,19,000 करोड़ रुपए अकेले एग्रीकल्चर पे खर्च होंगे। किसानों के डेवलपमेंट को लेके, किसानों की सम्मान निधि में खर्च होंगे, किसानों की तारबंदी से लेके तमाम चीज़ों में कृषि का जो बजट अलग से जारी किया गया है वो 1,19,000 करोड़ बहुत होते हैं मैम। और कुल बजट इस बार राजस्थान का जो बजट है वो 6,11,000 करोड़ बजट है, जो पिछली दफ़े से लगभग 8% ज़्यादा बजट है। और तमाम क्षेत्रों में, चाहे हेल्थ की हम बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे महिलाओं को मजबूती और सशक्ति देने की बात करें। महिलाओं की लखपति दीदी में पहले 1 लाख रुपए तक थी सीमा, वो सीमा बढ़ा के 1.5 लाख रुपए की है। और महिलाओं को कैसे हम मुख्य धारा में लेके आए हर क्षेत्र में, इसके लिए सरकार शुरू से, जिस दिन माननीय भजन लाल जी ने शपथ ली उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेके कि महिलाओं को और यूथ को, किसानों को, व्यापारियों को, श्रमिकों को हम कैसे मजबूती प्रदान करें। और अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी कहीं सुध नहीं ली जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उसकी कैसे सुध ली जाए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम कर रहे हैं। हेल्थ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फॉर्मेलिटी हुआ करती थी, तमाम तरह की फॉर्मेलिटियां हटा के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए तक का, और उसमें भी 2300 साढ़े 2300 जाँचें की। अभी हाल ही में लगभग 200-250 जाँचें उसमें और ऐड की हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही आर्थिक रूप से कमज़ोर क्यों ना हो, इलाज की वजह से उसकी जान नहीं जानी चाहिए। सरकार की संवेदनशीलता है, सरकार समझती है। एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, किसानों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, यूथ के लिए पहली दफ़े भूमि जी रोजगार की भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारे शासनकाल से पहले हमने घोषणा पत्र जारी किया था कि 5 साल में हम 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां देंगे। 1 लाख से ज़्यादा को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, 1,54,000 प्रक्रियाधीन है। अभी हाल ही में युवा दिवस पे 12 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने जो भर्ती कैलेंडर जारी किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगभग 38 महकमों में 1 लाख से ज़्यादा पदों की माहवार घोषणा की है। कौन सी भर्ती किस विभाग में किस महीने होगी, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी तो कांग्रेस कह रही है कि 2 साल बनाम 5 साल करोगे, तो भी आपने कम ही किया है। कांग्रेस तो कहेगी ना, 2 साल हम बना 5 साल की बात तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल के शासनकाल में प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। जिन वर्गों की हम बातें कर रहे हैं, महिलाएं, यूथ, किसान, उन वर्गों के लिए आपने क्या किया। और 2 साल में भजन लाल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्गों के लिए क्या किया है। तो यही तो 2 साल बनाम 5 साल है। ही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप जो 5 साल में नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी 5 साल में जो नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में करके दिखाया, और आने वाले 3 साल में उनसे और ज़्यादा बेहतर करके दिखाएंगे। और राजस्थान 2047 में
जिस विकसित भारत की हम परिकल्पना करते हैं और जिस विकसित भारत की परिकल्पना में राजस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसे विश्व के पटल पर एक बड़ी महाशक्ति और विकसित भारत के रूप में कैसे उभरेगा, उसमें राजस्थान की बड़ी भूमिका रहेगी। तो उसी तर्ज पे राजस्थान भी समृद्ध राजस्थान और स्वस्थ राजस्थान कैसे बने, कैसे रोजगार देने वाला राजस्थान बने, कैसे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आए, सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, पढ़े लिखे नौजवानों को कैसे कम ब्याज में या बिना ब्याज के उनको ऋण मिले। अभी बजट में घोषणा हो कि 30,000 पढ़े लिखे नौजवानों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिल्कुल 100% ब्याज माफ के साथ दिया जाएगा। पशुपालकों को 5-5 रुपए पर लीटर पे जो दूध अनुदान मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया जा रहा है, वो उन वर्गों को, लास्ट जो तबके का व्यक्ति है, जो हमारी माताएं बहनें जो दूध निकालती हैं, जो किसान जो गांव में खेती करता है, जो अपने गाड़े पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जयपुर जैसी जगह भेजता था और बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते थे कि हमने एग्जाम दिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कांग्रेस के शासनकाल में अधिकतर भर्तियां करप्शन की चपेट में गई। आरपीएससी जो उस समय कांग्रेस के शासनकाल में आरपीएससी ना रह के और वो राजस्थान पैसा कलेक्शन सेंटर बन गया था, वापस आरपीएससी की इमेज भी बनी है, नौजवानों का भरोसा भी बना है। नौजवानों ने जो विश्वास वोट के माध्यम से जताया था, उनको रोजगार भी मिल रहा है सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में। और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से भूमि जी जो 35 लाख करोड़ की जो एमओयूज हुई थी, 8 लाख करोड़ के एमओयू अब धरातल पे उतरे हैं, तो उसमें नौजवानों को ही रोजगार मिलेगा। उसमें प्रदेश का जो बेरोजगार तबका, रोजगार उसी को मिलना है, उसी से रेवेन्यू जनरेट होना है, उसी से प्रदेश के जो ग्रोथ है वो होनी है, उसी से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होना, उसी से हमारी अब आज सड़कों में 3800 करोड़ रुपए की सड़कें स्वीकृत की हैं। 42,000 किलोमीटर तक की सड़कें नहीं बनेगी, नए स्टेट हाईवेज बनेंगे। पावर की आप बात करें, एनर्जी में नए ग्रिड सब स्टेशन बन रहे हैं। तमाम तरह की जो विकास हैं और जो विकास के लिए जो पैसा 6,11,000 करोड़ रुपए का वितरित किया जाएगा इस शासनकाल में, मुझे लगता है बहुत कुछ मिला, मान लिया बहुत कुछ मिला, लेकिन जब केंद्र का बजट आया था, जब वहां घोषणा हो रही थी सदन में, तब राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया। और इसको लेकर जिस पार्टी से आप भी पहले ताल्लुक रखते थे, वो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने, राजकुमार रोत ने, तमाम लोगों ने मुद्दा उठाया कि राजस्थान में बीजेपी बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया। बिल्कुल वो कह सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, आज रेलवे की बात की बजट में, और रेलवे में राजस्थान को इतना पैसा मिल रहा है, आधुनिक रेलवे के स्टेशन बन रहे हैं, डबल लेन ट्रिपल लेन की रेलवे की लाइनें बिछाई जा रही हैं, वो देश में डेवलपमेंट हो रहा है। क्या राजस्थान उसका हिस्सा नहीं है? क्या राजस्थान में डेवलपमेंट नहीं होगा? रेलवे का अधिकतर पैसा जो है वो राजस्थान में बीजेपी के शासनकाल में ही तो लगा है। अभी भी जो केंद्रीय बजट है उसी में रेलवे में लगेगा। और रेलवे राजस्थान में आप देख रहे हैं कि एक वो दौर था 100% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया। एक वो दौर था कि जहाँ रेलें कोयले से चला करती थी, समय बदलता गया और आज आपके सामने है ना सारी चीजें। पहले क्या किस तरीके से रेलवे के स्टेशनों के हालात थे, आज एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन बने हैं। कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता और राजस्थान में नहीं होगा। पूरे देश के तमाम जिलों में 541 जिलों में महिलाओं को मजबूती देने के लिए अलग से महिलाओं के छात्रावास खोले जा रहे हैं। क्या राजस्थान के 41 जिलों में वो छात्रावास नहीं खुलेंगे? राजस्थान का उसमें हिस्सा नहीं आएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, क्या राजस्थान में रोडें नहीं बनेंगी? जीएसटी और उद्योगों के लिए अलग से बजट जारी किया गया, क्या राजस्थान के उद्योगों को पैसा नहीं मिलेगा? राजस्थान तो आज ग्रीन सोलर एनर्जी में देश का सबसे नंबर 1 स्टेट है, पूरे देश में सबसे नंबर 1 स्टेट है। हमने तो बार बार ये कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राजस्थान में विकास हो, पर हम विकास और विरासत दोनों को संजोने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। खेजड़ी को लेकर कितना बड़ा आंदोलन था, कांग्रेस ने नहीं किया ना। कांग्रेस अपने शासनकाल में सोलर कंपनियों को जमीनें देती रही, पर कांग्रेस नहीं खेजड़ी को बचा पाई। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल ही तो है कि जिसमें सोलर एनर्जी में भी राजस्थान नंबर 1 पे, और खेजड़ी को भी हम बचा। क्या आपको लगता है कि खेजड़ी बच जाएगी और सोलर पार्क बनेंगे? आज ही मैं यही तो कह रहा हूँ कि विकास और विरासत दोनों को संजोने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है, और भजन लाल जी के नेतृत्व में इस बात को बहुत अच्छे से किया जा रहा है। खेजड़ी को आज ही के दिन, आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं 13 तारीख को, खेजड़ी के लिए लेके आए ना कि कोई खेजड़ी नहीं काटेगा, नहीं कर सकती। पिछले 2 साल में विधानसभा के पटल पे ये कहा गया है कि 19 करोड़ पौधे राजस्थान में लगे हैं और 3 साल में और लगेंगे।
पौधे ही नहीं लगे हैं, जियो टैगिंग से उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो ये ग्रीन राजस्थान बन रहा है ना, जहां कांग्रेस अपने शासनकाल की बताए तो सही कि कांग्रेस ने सोलर कंपनियों को जमीनें दे दी, पर कांग्रेस ने कितने पौधे लगाए, कितना कांग्रेस ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या किया है, खेजड़ी को बचाने, खेजड़ी उस समय कांग्रेस के शासनकाल में कट रही थी, कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोगों को आर्थिक दंड दिया गया, खेजड़ी को बचाने के लिए क्या रोड मैप था। आज कांग्रेस राजनीति कर रही है ना, तो सवाल तो बनता है ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास और विरासत दोनों को एक साथ संजोने का काम कर रही है। एक और ये अंतिम सवाल, भजन लाल जी के नेतृत्व में बहुत बखूबी हो रहा है मैम। एक अंतिम सवाल है कि अगर आपका मनभेद कभी हनुमान बेनीवाल से वो आपसे बात करना चाहे, कम होता, तो क्या आप उनकी तरफ वापस जाना चाहेंगे? एक राजनीतिक दल के तौर पे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, और मुझे नहीं जाना है। व्यक्तिगत तौर पे हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे आपका किसी से कोई स्नेह रहा है तो हम इतनी गुंजाइश तो जरूर रखेंगे, कभी किसी मोड़ पे हम मिले तो हमारी आंख से आंख मिला के हम बात करने की स्थिति में रहें। और जिस राजनीतिक दल में आप जाने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं सोचता हूँ, मुझे नहीं रहना था, इसलिए मैं अलग हो गया। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। मैं मेरी पार्टी में खुश हूँ। मुझे जो उत्तरदायित्व मिला हुआ है, जो जिम्मेदारी मिली हुई है, मैं उसमें बखूबी ईमानदारी के साथ 100% ऊर्जा लगा के उस पर काम कर रहा हूँ। क्या कुछ विजन आप अपने लिए देख रहे हैं यहाँ पर? क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप बात रखेंगे, जिन पर आप काम करेंगे, आपको ऐसा लगता हो कि वाकई में इन मुद्दों पर काम होना चाहिए धरातल पर? जो जिन मुद्दों की हम बातें लगातार कर रहे हैं, जो पिलर हैं, महिलाएं हैं, यूथ हैं, श्रमिक है, किसान है, हम एक सेतु बन के काम करें। पार्टी प्रवक्ता की एक ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो पार्टी की बातें सिर्फ मीडिया के पटल पे रखे। गांव का, देहात का आदमी, शहर का आदमी, अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, जिसके मन की बात जो किसी को नहीं कह सकता, उसकी बात आप मीडिया के पर्सन हैं, उसकी बात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना और सक्षम स्तर पे बात करके उसका समाधान करवाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं ये मानता हूँ कि उस जिम्मेदारी को मुझे निभाना भी है और निभाना भी चाहिए, क्योंकि मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। किसानों की क्या समस्याएं हैं, गाँव के बच्चे किस तरीके से समझते हैं, गाँव के बच्चों को क्या ज़रूरत है, महिलाओं को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और उन तमाम चीज़ों को लेके जो किसी बहुत सारे तबके के लोग किसी को नहीं कह सकते, हम उन बातों को टच करते हुए उनका समाधान करवाएं सरकार और संगठन के स्तर पे। बिल्कुल। तो आपने सुना महिपाल महिला जी को, जो कि प्रदेश के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी 2020 में, लेकिन बीजेपी ने अब पद दे दिया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो अब यही देखना होगा कि किस तरीके से महिपाल महिला जी बीजेपी के लिए काम करेंगे, जनता को किस तरीके से फायदा पहुंचाएंगे, प्रदेश प्रवक्ता के रूप में अपनी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी से निभाएंगे।